Hello dear students, a very warm welcome here बच्चों. Today we will discuss the most important questions of business mathematics and this will be the part 2. In the last session बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किए थे 4 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया इस सीरीज को. सो लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस, लीनियर इनइक्वालिटी एंड इक्वेशन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है. तो टीवीएम की प्रैक्टिस आप एडिशनल थोड़ी सी और करेंगे बुकलेट में से. बाकी के 3 चैप्टर्स के लिए उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन थे. टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन एंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ रखा है. ये बात आपको याद रखना है बच्चों. द ओनली वे टू लर्न इज मैथमेटिक्स इज बाय टू डूइंग इट. प्रैक्टिस इज वेरी की कंपोनेंट, की कंपोनेंट इन जब हम बात करते हैं मैथ्स की. सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस कर रहे हो. सिर्फ ऐसे ही इस वीडियो को देख नहीं रहे हो. जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हो तो उसको खुद कर देख रहे हो, फिर वीडियो पॉज करना, फिर प्ले करना, देखना आपसे क्या गलती हुई तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. ठीक है. सो लास्ट सेशंस में हमने ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 70-75 ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस. टुडे वी आर गोइंग टू कवर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पीएनसी, उसके बाद हम करते हैं सीख चैप्टर वाइज करते जाते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट फ्रॉम दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमसे. इफ in NPR is n minus 1 n minus 2 dash n minus r plus 1. so factors कितने होंगे. so factors बच्चों क्या हो जाएंगे, r factors होंगे ऑब्वियसली. NPR r हमारे पास रहता था, हम कितने डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज. परम्यूटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कितनी तरीके से रीअरेंज करेंगे. सो अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, सो अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कितने वर्ड हैं, COMPUTER. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देर आर 8 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज ऑल दीज वर्ड्स. ठीक है. सो ये हो गया मेरा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2. सो देर आर 40,320 ways in which we can arrange the words COMPUTE and R. इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, ये याद रखेंगे. बट हमसे अरेंजमेंट नहीं पूछा है, रीअरेंज. अब इन सब में से एक वर्ड तो मैंने यूज ही कर लिया, कंप्यूटर, तो वो मैं उसे माइनस कर दूंगी एंड दैट्स हाउ आई गॉट 40,319 विच इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 74 बोलो. देखो 74 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट द वोवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर. वोवेल्स हमेशा साथ में आने चाहिए. तो वोवेल्स की अगर मैं बात करूं तो वोवेल्स क्या हैं, A, I, U और E, ये हमारे वोवेल्स हैं. सो ये 4 वोवेल्स हैं, तो इन्हें अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, फैक्टोरियल. लेकिन इसके बाद कुछ वर्ड्स भी थे F, L और R, तो ये कंबाइंड मिला के भी कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल. और 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 24. सो 24 मल्टीप्लाई 24 हमें मिलता 576 विच इज ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर कम टुगेदर. सो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, हमने करा था कभी भी बोलेंगे बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर और आपके पास कुछ पॉसिबल्स होंगे तो ये हो जाता था हमारा n-2 n-1 फैक्टोरियल. सो n हमारा इस बार 10 है तो 10-2 मल्टीप्लाई 10-1 फैक्टोरियल विच इज 8 into 9 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, विच इज ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहे थे देयर आर द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वर्ड. अच्छा, सो हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाना है जो कि 5,000 से बड़े होना चाहिए. अब 5,000 से बड़े होने के लिए 3 तो नहीं ले सकते, यहाँ 4 भी नहीं ले सकते, 5 वी कैन टेक, 6 वी कैन टेक और 7 वी कैन टेक. तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे
तीन तरह से मैं नंबर सिलेक्ट कर सकती हूँ, 5, 6 या फिर 7। ओके ठीक है, अब बाकी के नंबर्स क्या होंगे? तो 5 हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे? 3, 4, 5, 6, 7, एक यूज़ कर लिया हमने, तो अब कितने नंबर्स बचे? 4। तो इसको करने के 4 पॉसिबल वेज, इसको करने के 3 पॉसिबल वेज और इसको करने के 2 पॉसिबल वेज। तो हमारा आंसर हो जाता 3 × 4 × 3 × 2 विच इज़ व्हाट? विच इज़ 72, ऑप्शन ए। So there are 72 ways in which we can make 4-digit numbers which is greater than 5000 from 3, 4, 5, 6 and 7. Now next question. Question number 77 में क्या कह रहा है? 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 ladies can sit together. ठीक है, तो एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल पे कितने लोग हैं? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहे हैं कि 3 लेडीज में से 2 लेडीज हमेशा साथ बैठेंगी। ठीक है, तो अगर 2 लेडीज हमेशा साथ बैठेंगी तो टोटल कितनी है? 3। सो मान लो यहाँ पे 2 लेडीज साथ में बैठ गई, पर टोटल कितनी थी? 3p2 था हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3p2 वेज। तो इन 2 लेडीज को साथ में बिठाने के कितने वेज हैं? 3p2। अब बची एक जो लेडीज हैं वो बची, अगर हम उनकी पोजीशन देखें तो वो यहाँ भी नहीं बैठ सकती और यहाँ भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 को साथ बिठाना है, 3 साथ नहीं बैठ सकते थे, तो ये 2 तो हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो बाकी की ये 2 पोजीशन बची, तो वो जो एक लेडीज़ है, जो एक लेडी बची है, वो इन 2 सीट्स पर बैठ सकती है। सो पहले वाले को करने के कितने वेज हो गए? 3p2, और 3p2 मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाता है? 6। 2p2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2। अब बाकी के ये जो 2 सीट्स बची, अब मान लो इन 2 सीट पे तो वो नहीं बैठ सकती थी, तो वो जो बाकी की एक लेडी बची थी वो मान लो यहाँ बैठ गई होती, वो मान लो यहाँ बैठ गई होती, तो अब हमारे पास कितनी पोजीशन बच गई? 1, 2 एंड 3। अब 3 पोजीशन बची हैं, 3 लोग बचे हैं, उन 3 लोगों को बिठाने का तरीका क्या होगा? 3 पोजीशन है, 3 लोग हैं, सो ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है? 6। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 2 12, 12 इंटू 6 विच इज़ 72, विच इज़ अगेन 72। तो इन सब को बिठाने के कितने वेज हैं? देयर आर 72 वेज इन विच 3 लेडीज and 3 gents can be sit together, but only 2 ladies can sit together, okay, in a round table. So ये था question. Now next question क्या कह रहे हैं? The number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular things always occur. अब हमसे कह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है 10 डिफरेंट थिंग्स की, जिसमें से हम 4 ले रहे हैं एक टाइम पे, और एक जो है कभी भी साथ में, ऑलवेज एक हमेशा साथ में है। ठीक है, तो अगर एक हमेशा साथ में, देखो एक तो हमेशा रहेगी, तो जो एक हमेशा रहेगी उसको करने के कितने वेज हो सकते हैं? 4। तो एक अगर हम हटा दें तो कितने बचे? 9, और अब हमें उन 9 में से कितने सेलेक्ट करना पड़ेंगे? 3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ ही गया 9p3। 9p3 क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, विच इज़ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4। सो दिस विल बिकम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 विच इज़ वॉट? 3024। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अच्छा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 इज़ वॉट? 216। तो इसको करने के कितने वेज हो गए? इसको करने के वेज हो गए 216। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम उसका उल्टा बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर। देखो टोटल हमारे पास 10 चीज़ें थी, लेट्स से ये 10 हमारे पास नंबर्स होते, ये 10 मेरे पास नंबर्स होते। अब उसमें ये कह रहे थे कि ये एक कभी नहीं आने वाला, ठीक है, ये एक कभी नहीं आने वाला। तो हमारे पास कितने नंबर्स बचे? 9। हमें इसमें से कितने सेलेक्ट करने थे? 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9p4। अब हम 9p4 फाइंड कर देंगे, तो 9p4 इज़ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। सो दिस विल बिकम 15,000, नहीं,
9 माइनस दिस मेरा बहुत सारा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेती हूँ। इसे सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस, अच्छा 5 फैक्टोरियल है ना ऊपर, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, मैंने गलती से 4 ले लिया, तो 9 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6, so which is 3024. So there are 3024s in which if we select 10 if we select 4 at a time out of 10 things, so एक चीज़ कभी भी नहीं आएगी. So this is this question now. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर r इज इक्वल्स टू 1 to 10 है और ये है r इंटू आर पी आर, सो एक्चुअल में ये हो जाएगा मेरा, एक्चुअल में ये हो जाएगा, ये 10 है ना, तो 10 है तो 11 P11 कर दो और उसमें से -11 कर दो, ठीक है. इसका डेरिवेशन है, क्लास में हमने किया भी होगा. सो जैसे कि ये एक आइडेंटिटी इसमें यूज़ होती है, एक आइडेंटिटी यूज़ होती है n इंटू एन फैक्टोरियल, हमारे पास हो जाता है n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल. सो इसे इस पूरी चीज़ को ओपन कर देंगे, बट इसे थोड़ा ध्यान में रख लो कि अगर अप टू 10 था तो क्या कर देना 11 P11 और -11 अकेला, ठीक है. सो इसे इस तरह से याद कर लो. मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. क्या कह रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी अरेंज्ड. अब हमें क्या करना है, MONDAY, मंडे को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है. अरेंज मतलब परम्यूटेशन, सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म बिगिन विथ लेटर M. सो लेटर M से शुरू होना चाहिए, तो लेटर M से शुरू होना चाहिए, तो इसको करने के M तरीके हो गए. बट डू नॉट एंड विथ N. अब N पे ख़त्म नहीं हो, N पे ख़त्म नहीं हो तो O यूज़ कर सकते हैं, D यूज़ कर सकते हैं, A यूज़ कर सकते हैं और Y यूज़ कर सकते हैं. तो इसको करने के कितने तरीके हो गए, 4, ठीक है. हमारे पास वर्ड्स कितने थे, MONDAY, 6 वर्ड्स थे. M यूज़ हो गया और इन चारों में से भी एक यूज़ हो गया, तो बचे कितने, बचे 4. तो 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 1. सो इसको करने के हमारे पास कुछ इतने तरीके हो गए, विच इज़ 1 × 4 × 3 × 2 × 1 × 4, विच इज़ 4 × 3 × 2 × 1 × 4, which is 96. So there are 96 ways in which we can do this. 96 वर्ड्स हम ऐसे बना सकते हैं जो M से शुरू होंगे पर N पर ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है. ओके, सो दिस इज दिस. अच्छा, एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. अगर हमारे पास ये NC10 इज इक्वल्स टू NC ये है, तो हमसे कुछ वैल्यू पूछ रहे हैं. तो ये 2 तरीके होते थे. अगर NCX NCY के इक्वल होता था, सो हमारे पास 2 ही चीज़ें होती थी, आइदर x इज इक्वल्स टू y होगा या x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, n के होगा. तो क्लियरली पहली प्रॉपर्टी तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं. 10 + 14 क्या हो जाएगा, n. तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 24. सो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई. अब हम फाइंड कर लें 25C 24. 25C 24 कितना हो जाएगा, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल, विच इज़ व्हाट 25. सो ये क्या हो गया, ये मिला मुझे ऑप्शन, ये मिला मुझे ऑप्शन बी. सो 82 का आंसर हो गया ऑप्शन बी. देयर आर, मतलब n की वैल्यू इज 25 CN की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 25 CN की वैल्यू हो गई हमारे पास 25. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इजी क्वेश्चन. देयर आर पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयर आर 20 पॉइंट्स है, 5 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है. तो इन टर्म्स ऑफ कोलिनियरिटी हमारे पास क्या हो जाता था, NP3 माइनस जितने पॉइंट्स कोलिनियर थे. सो लेट्स से कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं M, तो MP3. सो हमारे पास टोटल पॉइंट्स थे 12 में से 30 और 5 पॉइंट्स कोलिनियर थे, तो हम उसे माइनस कर देंगे और अब हम इसे सॉल्व कर देंगे. सो यू विल गेट दी आंसर. ये इजी पार्ट था. ज्योमेट्री के और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे. ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड. हमारे पास 5 कैंडिडेट्स हैं. अब इन 5 कैंडिडेट में से मुझे सिलेक्ट कितने करना है, मुझे सिलेक्ट करना है 3, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात हो गई, तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. अरेंज नहीं कर रहा है. अगर ए को चुन लिया मतलब चुन लिया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है पहली बात तो, क्योंकि हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है. अ वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड. अब जो वोटर हैं वो वोटिंग कर सकते हैं कितनी बार, जितने नंबर्स को इलेक्ट करना है. कितने मेंबर्स को इलेक्ट करना है, 3. मतलब वोटर 3 बार वोटिंग्स कर सकते हैं.
तो हो सकता है उस 5 में से उन्होंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया हो सकता है 5 में से 2 को सिलेक्ट किया हो सकता है 5 में से 1 को सिलेक्ट किया हो। तो इतने तरह से वोटर जो है वोट कर सकता है, 5C3, 5C2 और 5C1। इसको सॉल्व करना मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। 5C3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो देयर आर दिस वेज इन विच वी कैन वोटर कैन वोट। वोटर वोट डाल सकता था उतनी बार जितने मेंबर्स थे। मेंबर थे कितने, 3, तो हो सकता था वो 5 में से 3 को चुने, 5 में से 2 को चुने और 5 को 1, 3 से ज़्यादा वो ऑप्ट नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हमसे बात करें तो हमसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट्स कैन डिवाइड इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और उन स्टूडेंट्स को हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। सो ऑब्वियसली अगर हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं तो एक ग्रुप में कितने होंगे, ईच ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ईच ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। सो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 12। अब पहले वाले ग्रुप में 4 लोग थे तो उन्हें करने के कितने वेज होते, 4 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 4 फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप में 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 3 ग्रुप की बात की है तो इन ग्रुप को भी तो मैं अरेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ 3 ग्रुप थे तो इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। सो दिस विल बिकम दिस, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 24, दिस इज 12 फैक्टोरियल इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। सो इतने तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट दी आंसर। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम की बात करें तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखो कह रहे हैं देयर आर 15 मैंगोज। अब 15 मैंगोज 3 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड करना है, तो एक एक स्टूडेंट को कितने कितने मैंगोज मिलेंगे, 5, पर उनकी ग्रुपिंग नहीं करी है। मैंगोज मिल जाएंगे पर उन्हें ग्रुप में डिवाइड नहीं करा है। सो सिर्फ इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल का क्यूब, विच इज़ व्हाट, विच इज़ ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। ठीक है, 3 लेडीज चुनना थी आउट ऑफ 8 और 7 जेंट्स चुनना थे आउट ऑफ 4, नो उल्टा बता दिया मैंने, और 4 जेंट्स चुनना थे आउट ऑफ 7। ठीक है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशंस बन गए कि इतने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ओके, अभी तो हमने इतना ही क्वेश्चन रीड किया था कि एक कमेटी बनाना थी जिसमें 3 लेडीज सेलेक्ट करना थी हमें आउट ऑफ 8 और 7 लेडीज हमें सेलेक्ट करना थी आउट ऑफ 4 लेडीज सेलेक्ट करना थी आउट ऑफ 7। अब कह रहे हैं जो मिसेस एक्स हैं refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. Mrs. X and Mrs. Y can never come together. मतलब वो साथ में किसी उसमें नहीं आना चाहते। तो हम ये फाइन कर लेते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जब दे आर टुगेदर। तो अगर वो साथ में होते तो उन्हें एज 1 काउंट करते। तो अगर यहाँ 3 है तो 2 काउंट करना पड़ता है, यहाँ 8 है तो 7 काउंट करना पड़ता है, यहाँ 4 है तो 3 काउंट करना पड़ता है, ये 7 है तो 6 काउंट करना पड़ता। तो देयर आर 7C2 इंटू 6 3 वेज जब हम इन्हें साथ में कर रहे हैं, दे आर टुगेदर। बट हमें तो क्वेश्चन में बोला था कि ये कभी भी साथ में नहीं होता, हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8C3 7C4 माइनस 7C2 6C3। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस का सॉल्यूशन मैं आप लोग पे छोड़ रही हूँ, आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द कोर्ट ऑर्डर। अगर हम देखें तो अभी डिसीजन क्या था, 6-3 था, मतलब टोटल कितने लोग के, टोटल कितने जजेस होंगे कि जो डिसीजन है वो 6-3 रहा, मतलब टोटल 9 जजेस होंगे। अगर हमें कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स करना है तो 9 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते थे, हो सकता था डिसीजन 5-4 हो, या फिर 6-3 हो, या फिर 7
2 हो या फिर 8 1 हो या फिर 9 0 हो। तो टोटल 9 जजेस है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम इसके कॉम्बिनेशन बना देंगे। टोटल 9 जजेस थे, 5 फेवर में होते, टोटल 9 जजेस थे 6 फेवर में होते, टोटल 9 जजेस थे तो दिस इज 7, सो दिस इज व्हाट 9C 8, इतने वेज हो सकते हैं, दिस इज 9C 9। अब हमें क्योंकि टोटल वेज जानना थे तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, विच इज़ 9C 5 प्लस 9C 6 प्लस 9C 7 प्लस 9C 8 प्लस 9C 9। सो इतने वेज हमें मिलेंगे टोटल, इन सबको ऐड कर लेना, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 88। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 99 की, सो क्वेश्चन नंबर 89 की, तो क्वेश्चन नंबर 89 में बच्चों क्या कह रहा है, अब पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन, एक पेपर में 6 क्वेश्चन थे, ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव क्वेश्चन हमारे पास चॉइसेस थी। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन, तो कितने तरीके से एग्जाम उसको चेक कर सकता है। सो अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं, टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब सबका अल्टरनेटिव भी है, बट अगर हमें चॉइसेस की बात करूं तो या तो जवाब दिया होगा या तो उसे अटेम्प्ट किया होगा या अनअटेम्प्टेड हो, मतलब करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा या अनअटेम्प्टेड। सो देयर आर 3 तरीके के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -1। तो 3 टू द पावर कितने क्वेश्चंस थे 6, तो 3 टू द पावर 6 - 1 विच इज 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, सो 729 - 1 विच इज 728 ways. So there are 728 ways in which examiner can answer one or more question. अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमसे पूछ रहे हैं 75,600 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। तो 75,600 को मैं लिख सकती थी 756 मल्टीप्लाई विथ 100। सो अगर मैं 100 के फैक्टर्स लिखूं तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20 इंटू 5 100, और 756 की अगर फैक्टर्स में बनाऊं तो क्या हो जाएगा 756 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 378 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 189 डिवाइड बाई 3 इज व्हाट 63 डिवाइड बाई 7 इज व्हाट 9 डिवाइड बाई 3 दिस इज 3। सो इतने हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है 756, यस। सो मैं इसे लिख सकती हूँ व्हाट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 7। सो ये आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ठीक है। सो अब ये जितने भी पावर्स लिखी है ना क्लास में ये करते थे, याद आ रहा है, ये 4 थे तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे देयर आर 4 + 1 फैक्टर्स, 3 है तो 3 + 1 फैक्टर्स, ये 2 है तो 2 + 1 फैक्टर, और ये 1 है तो 1 + 1 फैक्टर। ये कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। कितने आया हमारा आंसर आया है 120। So there are 120 number of factors from the word 75,600। तो इतने फैक्टर्स हमें मिलेंगे। एक बार और चेक कर लें, 4 + 1 is 5, 3 + 1 is 4, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 2। So there are 120 factors of the number 75,600, ठीक है। सो ये इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जो मेमोरी बेस्ड थे, ठीक है, और कुछ एक कैटेगरी के सारे क्वेश्चन देने की कोशिश की। अगर आपने पढ़ रखा था तो थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसी लेक्चर से आपको समझ में नहीं आएगा, और डिटेल लेक्चर देखना है 1 शॉट जिसमें आपको चीज़ें थोड़ी समझ में भी आ रही हूँ। सो यू कैन रेफर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 1 शॉर्ट वीडियो, ये और भी उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ये क्वेश्चन ईजी होंगे, तो ये और कर लेना, ठीक है। सो चलो अब बाकी के कुछ चैप्टर्स भी देख लेते हैं फटाफट। अब हमारे 3 चैप्टर्स बचे हैं विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन एंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर एक स्टैटिस्टिक्स का मैराथन होगा और एक LRR का मैराथन होगा, ठीक है। तो चलो आप सॉल्व कर लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस एंड इंटीग्रेशन। सो बच्चों अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, और 3 चीज़ें आपको इसमें पढ़नी रहेंगी, AP, GP और कुछ स्पेशल सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ AP। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8x + 4 6x - 2
एंड 2x प्लस 7 ये किस में है, ये AP में है। अब अगर ये सारे जो टर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये AP में हैं, सो AP क्या कहता था, डिफरेंस मेंटेन रहेगा, सो कॉमन डिफरेंस रहेगा। सो 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2 के। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वी गेट 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। इसको इफ़ वी सॉल्व तो वील गेट माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 5। सो ये मेरा हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6, और 5 प्लस 6 हो जाएगा 11. So this is coming 11 by 2. So this is coming what, 11 by 2. बट 11 by 2 हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मुझे एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं इफ़ कोई एरर तो नहीं हुआ है। सो अगर मैं कॉमन डिफरेंस अगर मेंटेन करके चलूँ तो ये होगा 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, हाँ ये शायद 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, सो 8 माइनस 2 माइनस 2x, दिस इज माइनस 6, दिस इज माइनस 4x, 7 प्लस 2 इज 9, सो माइनस 2x प्लस 4x इज व्हाट, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 और x की वैल्यू हो जाएगी 15 बाई 2। सो एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसे फिर से कर देख लेना। सो द आंसर विल बी 15 बाई 2, पर नन ऑफ दीज पे भी क्लिक कर सकती थी बट मुझे लगा शायद गलत हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब एक शॉर्ट ट्रिक होती थी हमारे पास कि अगर कभी भी SN मुझे AN स्क्वायर प्लस BN के फॉर्म में दिया है, सो मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाती थी, फर्स्ट टर्म हो जाती थी A प्लस B और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता था, टोवाइज ऑफ A। तो यही यूज़ करेंगे। SN दिया है मुझे 5n स्क्वायर प्लस 2n, सो A मेरा हो जाएगा 7 और D मेरा हो जाएगा ट्वाइज ऑफ 5 विच इज़ व्हाट 10। अब हमसे पूछ रहे थे द nth टर्म ऑफ द सीरीज़, तो nth टर्म बताओ। nth टर्म क्या होती थी, a प्लस n माइनस 1d। अब a और d की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी थी, वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो an मुझे कितना मिलेगा, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, सो an विल बी 7 प्लस 10n माइनस 10 विच इज़ 10 माइनस 10n माइनस 3, ऑप्शन सी, विच इज़ ऑप्शन सी। सो 10n माइनस 3 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 92। नाउ 93 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द सीरीज टू 100 टर्म। मेरी a की वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस इज -4। मुझे S100 फाइंड करना है। S100 क्या हो जाएगा, n बाई 2 ट्वाइज ऑफ a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो S100 विल बी 100 बाई 2 ट्वाइज ऑफ a प्लस 99 इंटू -4। अब हम इस पूरे को कैलसी से ही सॉल्व कर सकते थे, तो अगर मैं इसे कैलसी से अगर सॉल्व करूं सो इट विल बी व्हाट, 99 इंटू 4m माइनस ट्वाइज ऑफ 5m प्लस MRC मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी -19। एक बार फिर से कर देख लेते हैं, आज क्या बात है, सब गलत हो रहा है। 99 इंटू 4m माइनस एंड ट्वाइज ऑफ, ओके ए था 9, ए गलत लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी गाइज। ए इज़ 9, सो दिस इज m प्लस MRC मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई 2, सो S100 मेरा कितना आ गया, 18,900। ये कितना हो गया, 18,900। ए की वैल्यू बच्चों थी 9, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म हमें दिख रही थी 9। सो दिस इज व्हाट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहे हैं, देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 14। फर्स्ट टर्म कितनी है, 14। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द AP। तो थर्ड टर्म ऑफ AP क्या होगा, a प्लस 2d। सो a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दिख रही है 14, बस हमें d की वैल्यू फाइंड करना है। तो d की वैल्यू हमें यहीं से मिलेगी, 5 बाई 2 ट्वाइज ऑफ a प्लस n माइनस 1d। ये हो जाएगा माइनस 10 बाई 2 ट्वाइज ऑफ a प्लस 9d।
अब हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 5 1s are 5, 5 2s are 10. सो दिस विल बी 28 प्लस 4d इज इक्वल्स टू -2, 28 प्लस 9d. अब हम यहाँ से एक और बार 2 कॉमन ले लें अगर. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 14 प्लस 2d इज इक्वल्स टू -2, 28 प्लस 9d. अब यहाँ से ये मैं कैंसिल कर दूँ. सो 14 प्लस 2d इज इक्वल्स टू -28 माइनस 9d. अब हम यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 2d प्लस 9d इज इक्वल्स टू -28 माइनस 14. सो -28 माइनस 14 -28 माइनस 14 डिवाइड बाय 11. सो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई है -3.818. सो -3.818 ये वैल्यू हम पुट कर दें. सो इसका हमने मल्टीप्लाई 2 से किया और प्लस किया 15 से. तो थर्ड टर्म लगभग आ रही है 6.36. सो 4 डिवाइड बाय 11 प्लस 6 इज 6.36 विच इज़ ऑप्शन ए. सो 6.36 इज व्हाट, ऑप्शन है. ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते थे. सो क्वेश्चन नंबर 94. नाउ क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहे हैं. द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज -4 एंड 146. SN हमें दिया है 7171. द नंबर ऑफ टर्म्स आर. तो SN क्या होता था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. n की वैल्यू तो हमसे पूछी ही है. सो -+146 7171. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. So this will be what? This will be 146 minus 4 divide by 2 multiply with 146 minus 4 divide by 2 आ गया 71. तो 7171 का डिवाइड कर दिया 71 से. सो मुझे मिला 101. सो n की वैल्यू आ गई 101. ठीक है. So this is question number 95. Now question number 92, the last term to 31st term. अब 31st term क्या हो जाएगी, 31st term हो जाएगी a प्लस 30d. a कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और d कितना दिख रहा है, d दिख रहा है आपको, d दिख रहा है आपको पर ये जीपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है. अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन की, तो देखो पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक्स है. तो कॉमन डिफरेंस तो कोई में मेंटेन नहीं हो रहा है. मतलब ये क्या है, ये जीपी है. तो ध्यान रख सकते हैं एपी एपी नहीं हो सकता. एग्जाम में ये सीरीज में मेंशन ही नहीं है कि ये एपी है क्या जीपी है. तो इसका मतलब ये जीपी थी. तो ठीक है, अब हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे. जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, एन टर्म का a r⁻n-1. सो हमसे 31st टर्म की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा a r⁻30. 31 टर्म तो हमें दी है, मतलब फाइंड ही करना है. a इज़ वॉट, एक्स स्क्वायर, और r इज़ वॉट 1/x⁻30. सो दिस विल बी वॉट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x⁻30. सो हम इसे डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे इंडाइसिस. तो -28 आ गया. इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाई तो न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है, तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर, विच इज़ 1/x⁻28. नेक्स्ट कह रहे हैं आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम कह रहे हैं. इफ़ यू से 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे एंड 4 पैसा द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन फर्स्ट 2 वीक इज़ व्हाट. तो 2 वीक्स की बात कर रहे हैं. 2 वीक्स में 14 डेज होंगे. तो S14 पूछा है. S14 का फॉर्मूला हो जाएगा 14/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d. अब अगर हम बात करें, सो दिस विल बी 7. सो एपी हमें क्या दी थी, जीपी हमें इस बार एपी है या जीपी. सो 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा. फिर से ये हमें S14 फाइंड करना था, पर ये एपी नहीं है, ये फिर से जीपी है. तो जीपी का फॉर्मूला लगेगा. जीपी का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू 1 दी है और r की वैल्यू दी है 2. तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, a r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1. सो a की वैल्यू इज़ 1, r इज़ 2, तो 2⁻14 -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1. सो S14 हो जाएगा मेरा 2⁻14 विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 -1 कितना आ गया, 16383. अब 16383 पैसा है. सो रुपीज़ में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे. सो विच इज़ 163.83 रुपीज़ विच इज़ ऑप्शन सी. ठीक है. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 97.
नाउ क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें तो द सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहे हैं हमसे। अब ये ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, 4 और प्लस 44 को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें 48 मिल रहा है। अब हमें ऑप्शन में क्योंकि हमने दो टर्म्स को ऐड किया है, सो नाउ हम ऑप्शंस में n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देखेंगे, जो भी 48 दे देगा वो आंसर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो मुझे दिख रहा था 4/9 और फिर 10/9, 10 टू द पावर n-1 और -2। अब हम इसके एलसी पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर 48 आ गया सो ये आंसर हो जाएगा। सो मैंने मेमोरी क्लियर की, 10 का स्क्वायर किया, -1 किया, मल्टीप्लाई 10 किया, डिवाइड बाय 9 किया, उसे मेमोरी में स्टोर कर दिया। MRC -2 इज दिस, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9। सो एग्जैक्टली आपको ऑप्शन ए 48 मिल रहा है। सो ऑप्शन ए ही आंसर है। n की वैल्यू 2 पुट कर देखोगे कि 48 आ रहा है या नहीं आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट द SN इज व्हाट 8191। अब गुलजार अंसारी इस बार जल्दी मत करा, पहले डिसाइड कर लो AP है या GP। सो 1 2 4 8, हाँ GP है तो A इज व्हाट 1 और R इज व्हाट R इज 2। सो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज A R टू द पावर n-1 डिवाइड बाय R-1, जो हमें कितना मिल रहा है 8191 मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर अब हम इसे सॉल्व करें सो A इज़ व्हाट A इज़ 1, R इज़ व्हाट 2 टू द पावर n-1 डिवाइड बाय 2 - 1 इज़ व्हाट 8191। अब अगर हम देखें तो 2 टू द पावर n-1 हमें मिल रहा है 8191। सो 2 टू द पावर n हमें कितना मिल जाएगा, 2 टू द पावर n हमें मिल जाएगा 8192। अब 2 पर ऐसी क्या पावर कर दूं कि 8000 समथिंग मिल जाए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। सो n की पावर 13 होता है, 2 की पावर 13 होता है। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 13। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। यस, सो n इज व्हाट n इज 13। 2 टू द पावर 13 करने पर 8192 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कहना है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज 244 times the sum of first 10 terms, then what is the common ratio? So r की वैल्यू फाइंड कीजिए। S20 क्या हो जाएगा S20 will be A r to the power n-1 डिवाइड बाय r-1, और ये हो जाएगा 244 टाइम्स A r to the power 10-1 डिवाइड बाय r-1। अब r-1 से r-1 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और r टू द पावर 20-1 और r टू द पावर 10-1 कितना आना चाहिए 244। अब चाहो तो यहाँ पे आके ऑप्शन अप्रोच से कर लो या आइडेंटिटी लगा दो। ये क्या हो जाएगा a-1 a - b a प्लस b इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय दिस। सो 244 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा r टू द पावर 10 + 1 इज व्हाट 244। सो r टू द पावर 10 कितना आ गया 243। अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस पर पावर 243 कर दूं, कि किस पर पावर 10 कर दूं कि 243 हो जाए। अब ऑप्शन अप्रोच से आप इसे वेरीफाई कर देख लोगे, ऑप्शन अप्रोच से आप इसे वेरीफाई कर देख लोगे। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसके बाद हमें इसे ईजिली ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ़ PQR are in AP and XYZ are in GP, then what is the value of this whole thing? So अगर मैं बात करूँ PQR AP में है और XYZ GP में है, ठीक है। सो हमें इस पूरी चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है। इंडाइसिस है बच्चों और साइक्लिक ऑर्डर है, सो आंसर 1 होगा, ठीक है। सो आंसर 1 होगा, पर चलो हम वेरीफाई भी कर देख लेते हैं। अगर AP में है तो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 आर एन ए पी, येस। सो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी और आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। और एक्स वाई जेड जी पी में था, एक्स वाई जेड जी पी में है तो कुछ जी पी ले लो, 1 2 4 आर इन जी पी। सो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इस पूरे को और इसमें पुट कर देखना, आंसर 1 ही आएगा क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है मुझे, ठीक है। So this is how you solve these type of questions. Now क्या कह रहे हैं, the sum of all natural numbers between 500 to 1000 which is divisible by 13। 500 से 1000 के बीच में वो नंबर जो 13 से डिविजिबल है,
ठीक है। तो 13 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, 500 में प्लस 13 करेंगे और डिवाइड 13 करेंगे। कितना दिख रहा है, 39.46। 39 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो पहला नंबर जो डिविजिबल है वो है 507। जिसको हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये फास्ट लग रहा है तो फिर से देखो तो समझ में आ जाएगा। अब लास्ट नंबर था 1000, तो 1000 का डिवाइड 13 से करेंगे तो 76 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो लास्ट नंबर क्या दिख रहा है, 98। अब कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है और डिविजिबिलिटी कितनी है, 13। सो हमसे सारों का सम पूछा है। तो एस एन कितना होता था, एस एन होता था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो मेरे पास n तो नहीं है, फर्स्ट टर्म तो आ गई 507, लास्ट टर्म भी आ गई 988, तो n फाइंड करना पड़ेगा। अब n के एलसी पे कैसे फाइंड करते थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d प्लस 1। अब लास्ट टर्म मुझे क्या दिख रही है, 988, फर्स्ट टर्म मुझे क्या दिख रही है, 507 डिवाइड बाई 13 प्लस 1। सो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 38। अब n की वैल्यू 38 आ गई, सो 507 प्लस 988 मल्टीप्लाई विथ 38 डिवाइड बाई 2। सो एस एन कितना आ गया, 28,405, विच इज़ ऑप्शन ए। सो एस एन आ गया मेरा 28,405। ये कैलसी पे मैंने सॉल्व कर दिया। सो दिस विल बी 28,405, विच इज़ ऑप्शन ए। ओके, सो दैट हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहे हैं, अ पर्सन सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर्स। तो पूरे 10 साल में उसने इतने पैसे बचाए। 10th ईयर के पैसे नहीं हैं ये, द सम है। तो ठीक है, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव 100 मोर, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है 100। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर मतलब ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, सो हम इस 10 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 10/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू व्हाट, 16,500। सो दिस विल बिकम 5 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 9900। 99 क्यों, 9d, 10 टर्म है ना, तो 900 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16,500। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 16,500 डिवाइड बाय 5 माइनस विथ 900 डिवाइड विथ 2। सो मेरा ए कितना आ गया, ए आ गया मेरा 1200। ठीक है, पहले 16,000 का डिवाइड 500 से किया, ये प्लस जाके उधर माइनस में हो गया तो माइनस 900 किया, फिर ये मल्टीप्लाई 2 उधर जाके डिवाइड बाय 2 हो गया तो डिवाइड कर दिया। सो दैट्स हाउ यू गॉट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 1200, विच इज़ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 की अगर मैं बात करूं, सो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया है इसे। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 28। सो 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स वो जीपी में हैं। तो जीपी में अगर कोई 3 नंबर्स होते थे तो हम उन्हें क्या लेते थे, हम उन्हें लेते थे ए बाय आर, ए और ए आर। इन सब का सम कितना है, इन सब का सम है 28। ठीक है, तो मैं ये यहाँ लिखती हूँ कि ए बाय आर प्लस ए आर इज़ व्हाट, 28। अब हमसे कह रहे हैं व्हेन 7 to 1 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। अगर मैं इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करूँ, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो किस में हो जाएगा, वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, सो ए, तो मेरे पास नंबर क्या आ गया, ये आ गया। अब ये पूरी चीज़ किस में है, ये पूरी चीज़ एपी में है। एपी में है तो अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगेगा। सो अरिथमेटिक मीन क्या कहता था, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का एवरेज, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए अब हमें एक पेज चाहिए। तो अब हम इस चीज़ को पूरा सॉल्व कर देंगे। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2a माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए बाय आर माइनस 7 प्लस ए आर माइनस 1। ठीक है, सो 2a माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए बाय आर प्लस ए आर माइनस 8। ठीक है, अब मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो ए आर प्लस ए बाय आर प्लस ए आर की अगर यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो कितनी हो जाएगी, ए बाय आर प्लस ए आर की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस ए। तो यहाँ पे अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी 28 माइनस ए।
तो 28 minus a minus 8. So this will become 20a minus 4 is equals to 20 minus a, which will be 2a plus a is equals to 24. 24, तो 3a की वैल्यू अगर 24 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8. अब a की वैल्यू आ गई मेरे पास, सो मैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दूँ. सो मेरी इक्वेशन क्या थी? a बाय आर प्लस ए आर कितना था? 28. a की वैल्यू अब मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ, विच इज़ 8 बाय आर प्लस 8 प्लस 8 आर इज इक्वल्स टू 28. हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. सो 8 प्लस 8 आर प्लस 8 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28. ओके, तो 8 आर स्क्वायर माइनस 28 आर plus 8r plus 8 is equals to 0. So 8r square minus 20r plus 8 is what? 0. अब 8 8s are 64. 64 की कुछ ऐसी पेयरिंग के माइनस करने पर आ जाए 20, प्लस माइनस करने पर आ जाए 20 और दिस. ठीक है, सो हमें कुछ इतना दिख रहा है, पर मैं यहाँ से कॉमन भी ले देती हूँ. मैं यहाँ से 4 कॉमन ले दूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा. 4r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो ये आया 4r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर 16 आना चाहिए, पर ऐड करके आना चाहिए कितना? ऐड करके आना चाहिए दिस. सो 16 के फैक्टर्स लें तो कितने मिलते हैं? 4 4s आर 16. 16 माइनस कुछ गड़बड़ की है क्या? अच्छा हाँ, 4 2s आर 8 होगा. अगर मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो दिस विल बिकम 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बिकम 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? हाँ, 4 फैक्टर आप 4 आ रहा है. सो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1r प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. अब यहाँ से मैं 2r कॉमन ले लूँगी तो r माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लूँगी तो r माइनस 2. सो एक r की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? माइनस 2, और एक r की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 2r माइनस 1. तो एक r मेरा आ गया 2 और एक r मेरा आ गया 1/2. ठीक है, सो अगर r 2 है और a हमारा ऑलरेडी आ गया था. सो अब हम यहाँ पे देखें, सो a ऑलरेडी मेरा आ गया था पहले 8 और r आ गया 2, और मैंने सीरीज़ क्या ली थी? a बाय आर, a और AR. सो ये वैल्यू यहाँ मैं पुट करूँ तो 8/2 इज़ 4 और दिस इज़ 8 और a इंटू आर इज़ 16. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? सो ये तो हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा. व्हाट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स? तो जो 3 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो कितना आएगा. ठीक है, तो हमने सीरीज तो बना ली. अब जो भी क्वेश्चन पूछते हम जवाब दे देते. तो हमसे बोल रहे थे व्हाट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दीज नंबर्स. सो हम इसका सम फाइंड कर देते हैं. सो दिस विल बिकम व्हाट? 4 का स्क्वायर m प्लस 8 का स्क्वायर m प्लस और 16 का स्क्वायर m प्लस. MRC किया तो कितना आ रहा है? 446. 446. एक बार फिर से कर देती हूँ, क्या पता आज क्यों इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं. सो दिस इज़ दिस. सो इस बार 36 आ रहा है. अल्लाहुम्मा खैर. सो दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस. 336. सो द आंसर विल बी 336, विच इज़ ऑप्शन डी. ठीक है, सो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो है, बट ठीक है, कर देखो बनेगा. नेक्स्ट द बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज व्हाट. सो ये n टर्म्स है, इनका सम हमें बताना है. 1 ब्रैकेट क्यों बना है? अच्छा हाँ ठीक है, बहुत इजी है. 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश. सो 1 प्लस 3 इज़ 4, 1 प्लस 3 प्लस 9 इज़ दिस. और ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो द सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, विच इज़ ऑप्शन ए. ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ स्क्वायर क्या होता था? n स्क्वायर सीरीज क्या होती थी मेरी?
n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अब n नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 2n नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख दिया? 2n डिवाइड बाय 6। सो दिस विल बिकम व्हाट? 2n प्लस वन, 4n प्लस वन डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट 2n स्क्वायर नेचुरल नंबर। पर सम नहीं पूछ रहे थे, अरिथमेटिक मीन पूछ रहे थे। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता था? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। मीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ये 2n से 2n कैंसिल हो गया। सो अरिथमेटिक मीन क्या मिला? 2n प्लस वन, 4n प्लस वन डिवाइड बाय 6। सो 2n प्लस वन प्लस 4n प्लस वन डिवाइड बाय 6 दिख नहीं रहा, दिख गया, विच इज़ ऑप्शन डी। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस। नाउ अब बोल रहा है एक्स वाई जेड आर इन टर्म्स। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक्स वाई जेड जीपी में है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो एक जीपी कंसिडर कर लो। 1 2 का 4 इज इन जीपी। तो 1 2 का 4 अगर जीपी में है तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई और z की वैल्यू 4 हो गई। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो दिस, सो 1 स्क्वायर 5, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 4 2 square is 4, 16 square 4 square is 16, 16 plus 4 20। सो अब हमें डिसाइड करना है 5 10 20 किस में है। 5 10 20 इज इन जीपी। देखो कॉमन रेशियो हमें 2 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा, सो दिस विल बिकम इन जीपी। सो कभी भी कुछ ऐसा आए तो आप वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है। जब हम अप्लाइड मैथ्स में से पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में हमें करना पड़ता है, बट हमारा एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव है तो हमें इस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 107। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 68 एंड 280 260। ऑब्वियसली इसे हम कर सकते हैं ऑप्शन अप्रोच से और बहुत सारे मेथड से, बट मैं डिटेल मेथड भी बता देती हूँ। ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता था? 260 माइनस 68 डिवाइड बाय 4 माइनस 1। क्लास में हमने ऐसे ही पढ़ा था। तो 260 माइनस 68 डिवाइड बाय 3। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 64। सो पहली टर्म 68 थी, फिर 64, तो नेक्स्ट टर्म कितनी मिलेगी? 132। फिर उसमें 64 ऐड कर देते तो मिलता 196, फिर उसमें 64 ऐड कर देते तो मिल जाता 260। मैम ये फॉर्मूला क्या था? ये था डी क्या होता है? mth टर्म माइनस nth टर्म डिवाइड बाय m माइनस n, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 108। ऑप्शन अप्रोच से डेफिनेटली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज होल नंबर्स। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो 243 मल्टीप्लाई 243 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 243 की पावर 1/36। अब ऐसा इनफाइनाइट तक होता ही चला जा रहा है। बेस सेम है तो ऐड कर दो पावर्स को। तो 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डैश 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 टिल इनफाइनाइट। सो अगर मैं ये देखूँ ऊपर वाली चीज़ एक जीपी है और जीपी का इनफाइनाइट सम क्या होता था? a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। सो 243 a कितना दिख रहा है? 1 और r कितना दिख रहा है? 1/6। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सो दिस विल बी 243 डिवाइड बाय 1 माइनस 5/6 और 5/6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/6 का उल्टा हो जाएगा 6/5 और 243 क्या होता है? 3 टू द पावर 5 और 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमें मिलेगा 3 टू द पावर 6। तो 3 टू द पावर 6 इज 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 विच इज़ 729, विच इज़ 729। अच्छा अब ये 243 की पावर 6/5 था और 6/5 कितना होता है? 1.2। तो 243 की पावर 1.2 फाइंड कर दो। तो 243 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स 11 टाइम्स एंड 12 टाइम्स। तो 728.35 आ रहा है। सो यू विल गेट दी क्लोजेस्ट आंसर। तो डिपेंड करता है आपका क्या स्ट्रॉन्ग है।
अगर आपका सिंप्लीफिकेशन और इंडाइसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे आंसर ला सकते हो, अगर आपका कैलसी स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे आंसर ला सकते हो। तो 243 की पावर 1.2 कितना हो जाएगा 729। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 109। अब अगर मैं बात करूँ इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बुक में। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बी स्क्वायर। क्या कह रहा है, इफ़ जी इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन जी है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर हो जाएगा मेरा ए इंटू बी। ठीक है, ओके। सो जी हमारा आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो जी था स्क्वायर रूट ऑफ बी बी, तो जी स्क्वायर कितना हो गया ए बी। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं। क्या कह रहे थे, 1/जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जी था मेरा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। सो ए बी और ए बी कितना हो गया, ए बी और ए बी हो गया मेरा 2ab, तो 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व नहीं हो रहा। सो कुछ और करो, कुछ और होता हुआ दिख रहा है क्या, कुछ और करें तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है। सो a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a b माइनस है, और यहाँ से b कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा a माइनस बी। बट अब ये उल्टा दिख गया। अच्छा, कॉमन लेने वाली हरकत करना है। ये b माइनस ए दिख रहा है, ये a माइनस बी दिख रहा है, सो फ्लिप कर देंगे इसे। सो माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। अब हम एलसीएम ले देते हैं, एलसीएम ले देते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, उल्टा हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा b माइनस ए। जब एलसीएम लेते हैं हम, सो साइन नेगेटिव कर देंगे तो अंदर की चीज़ उल्टी हो जाती है। ठीक है, सो दिस विल बिकम ए बी माइनस ए, और दिस विल बिकम b माइनस ए। तो b माइनस ए से b माई कैंसिल हो गया, आंसर आया 1/ab, और ए बी क्या था, ए बी था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर। सो आंसर हमें मिला कितना, 1/g स्क्वायर। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 110। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ दिस सीरीज 1 -1 1 -1 ऐसा इनफाइनाइट तक होता चल जा रहा है। सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होता था, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। a कितना दिख रहा है 1 और r कितना दिख रहा है -1, सो आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में था एपी जीपी, कुछ स्पेशल सीरीज़, सारे ही ऑलमोस्ट कैटेगरी के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कुछ छूटा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा खासे क्वेश्चन है जिससे सीक्वेंस एंड सीरीज़ नहीं बन रहा, इतने क्वेश्चन ज़रूर कर जाएँ। नेक्स्ट आ गए हम सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन हमसे क्या कह रहा है, सेट्स रिलेशन हमसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स इतना है, जी ऑफ एक्स इतना है, तो फॉग फाइंड कीजिए। फॉग फाइंड करना है, सो एफ से स्टार्ट कर लो। एफ ऑफ एक्स कितना दिख रहा है 1/1 माइनस एक्स, पर फिर दिख रहा है फॉग जी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, जी ऑफ एक्स 1 माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि फॉग फाइंड करना था। सो अब हम यहाँ पे क्या करें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो 1 माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, जी था मेरा x माइनस 1/x। अब एलसीएम लेके जो सॉल्व कर दो। सो 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, एक्स कैंसिल, तो ये आ गया मेरा x, विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से फॉग फाइंड करना है। फॉग फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि उसके अंदर जी लिखा है, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ जी ऑफ एक्स लिख दो। गॉफ फाइंड करना होता तो जी से स्टार्ट करते, जी ऑफ एक्स से, और फिर जहाँ जहाँ एक्स जी लिखा है, एक्स लिखा है, वहाँ लिख देते एफ ऑफ एक्स। सो ऐसे फॉग और गॉफ फाइंड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज दिस क्वेश्चन नंबर 112। नाउ क्वेश्चन नंबर 113 में देखें तो गॉफ फाइंड करना है। देखो गॉफ फाइंड करना है तो जी से स्टार्ट करो, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना दिख रहा है, x माइनस 1/x। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स रख दो, क्योंकि गॉफ है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, 1 माइनस एक्स। सो दिस विल कम 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कैंसिल,
or this will become 1 minus 1 plus 1. So this is also x. How can this is possible कि गॉफ भी 1 आ रहा है और मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की. 1 minus 1 minus x एलसीएम ले लिया, कैंसिल हो गया. दिस. अच्छा, मैं इसको अगर सॉल्व करती तो, और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था मेरा 112, 1 minus x minus 1. अच्छा हाँ, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, सो ये होगा, ये आंसर गलत है. सो दिस इज़ नॉट x. 1 by 1 by x आ रहा है ना, नहीं यही तो आ रहा है, x ही आ रहा है. 1 by x ही तो है, x ही आया. ठीक है, कुछ शायद छोटा मोटा एरर कुछ हो गया तो देख लेना. g ऑफ x की वैल्यू पुट की, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस इस. ठीक है, सो x ही आंसर आ रहा है दोनों का. ना क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है डैश इज परपेंडिकुलर टू डैश इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस. अगर मैं बात करूं x इज y, x y के परपेंडिकुलर है. अगर x y के परपेंडिकुलर क्या बनता है, ठीक है, तो क्या y भी x के परपेंडिकुलर होती? अगर x y के परपेंडिकुलर है तो y भी x के परपेंडिकुलर है, सही बात है. तो सिमेट्रिक तो है, पर क्या x x के परपेंडिकुलर है तो x भी x के परपेंडिकुलर होगी? नहीं, गलत है ये तो. सो सिमेट्रिक तो नहीं है. अगर x y के परपेंडिकुलर है और y z के परपेंडिकुलर है तो क्या x z के परपेंडिकुलर होगी? बना के देखते हैं. x y के परपेंडिकुलर है, y z के परपेंडिकुलर है, तो x तो पैरेलल है z के, तो नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ है सिमेट्रिक. x तो x पे मेरा हाथ इस हाथ पे परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता कभी भी. एक लाइन दूसरे लाइन पे कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है? तो फॉल्स. सो सही क्या है, सही है सिर्फ सिमेट्रिक. ना क्वेश्चन नंबर 115. अगर f ऑफ x कितना है 1 by 1 minus x, तो f इनवर्स x फाइंड करना है. f इनवर्स x फाइंड करने के स्टेप क्या होते थे? सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल ले लो, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो. सो y 1 minus x is equals to 1, y minus this is 1, so y minus 1 is y x. so x की वैल्यू कितनी आ गई? y minus 1 by y. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को y के इक्वल ले लो. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड कर लो. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ f इनवर्स x आ जाएगा, और जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ x लिख दो. सो आंसर विल बी व्हाट, x minus 1 by x, ऑप्शन बी. सो कुछ इस तरह हम f इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 115 फॉर अस. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं. तो क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस 100 पीपल आर देयर इन विच 29 आर इंडियन वुमेन. ओके, सो NW क्या है, 29. ठीक है, 23 आर इंडियन मैन. तो मैन कितने हैं, 23. आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स. तो टोटल डॉक्टर्स कितने हैं, 4. अच्छा, ये सब किसकी बात हो रही है, ये सब इंडियंस की बात हो रही है. एंड 24 आर आइदर मैन और वुमेन. तो और जब आता था तो हम क्या साइन यूज़ करते थे, यूनियन. तो मैन जो डॉक्टर हैं कितने हैं, 24. ये लाइन क्या कह रही है, इसको समझना ज़रूरी है. यूनियन मतलब होता था और. सो देयर आर 24 जो मेन हैं और डॉक्टर भी हैं. ठीक है, मतलब मेल डॉक्टर्स कितने हैं, 24. ओके, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, कोई भी फॉरेन डॉक्टर्स नहीं है. द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स, तो अब हमसे पूछ रहे हैं क्या, द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस. तो विमेन डॉक्टर्स हमसे पूछ रहे हैं. सो वो जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स. तो जो विमेन भी हैं और डॉक्टर भी हैं, मतलब हमसे NW इंटरसेक्शन से पूछ रहे हैं. और ये क्या है, 24 आर दोज
जो या तो मैन है या तो डॉक्टर है, और का मतलब होता था या, ठीक है। द नंबर ऑफ वुमेन्स डॉक्टर, तो वो वुमेन जो डॉक्टर है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स पूछ रहे हैं, सो W इंटरसेक्शन C पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है, मुझे इतना सारा डेटा जो दिख रहा है इसमें से आई कैन यूज़ दिस पार्ट। सो ये पार्ट मुझसे क्या कह रहा है, N M यूनियन D कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर्स माइनस नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स जो कि डॉक्टर्स हैं। तो M यूनियन D तो 24 है, दिस इज़ 29, दिस इज़ 4, और ये तो हमें फाइंड ही करना था। सो अगर मैं ये देखूँ, सो ये हो गया 29, 30, 31, 32, 33 माइनस N जो कि आर दिस, ठीक है। मेल्स कितने हैं, मेल्स की अगर मैं बात करूं तो 23 है, 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 27। सो ये आ गया मेरा 27 माइनस 24, और ये हो गया N M इंटरसेक्शन D। अब M इंटरसेक्शन D का मतलब क्या है, M इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब जो मैन भी हैं और डॉक्टर भी हैं, वो मैन जो डॉक्टर हैं। सो दीज आर मेल डॉक्टर्स, तो टोटल मेल डॉक्टर्स कितने हैं, 3, पर टोटल डॉक्टर कितने थे, 4। अब पूछा क्या है, द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स। अच्छा, तो टोटल डॉक्टर्स 4 थे, मेल डॉक्टर्स 3 हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स कितनी हो जाएंगी, फीमेल डॉक्टर्स हो जाएगी 1। तो फीमेल डॉक्टर्स कितनी हो जाएंगी, फीमेल डॉक्टर्स हो जाएंगी 1। सो विच इज दिस, डन, समझ में आ गया है। चाहो तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ आपसे, क्या कह रहे हैं, फिर से सुन लो। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देर आर 29 विमेन, तो टोटल विमेन कितनी हैं, टोटल विमेन थी 29, टोटल जो मेन थे वो कितने थे 23, और डॉक्टर्स कितने थे 4। अब या तो मेन या तो डॉक्टर कितने थे 24, सो हमने इसी का यूज़ किया और यहाँ से वो फाइंड कर लिया। यहाँ से अगर मैंने वो फाइंड कर लिया कि कितने मेल डॉक्टर्स हैं, तो मेल डॉक्टर्स मेरे पास कितने आ गए, मेल डॉक्टर्स आ गए मेरे पास, कितने आए थे 3। तो अगर मेल डॉक्टर्स 3 हैं और टोटल डॉक्टर्स 4 हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स कितनी हो जाएंगी, फीमेल डॉक्टर्स हो जाएंगी मेरे पास 1। सो देयरफॉर द आंसर विल बी 1, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं, ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने हैं 20, जिसमें से 10 क्या पढ़ाते हैं, 10 मैथ्स पढ़ाते हैं, 9 फिजिक्स पढ़ाते हैं, 7 केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 4 टीचर्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ, तो ये इंटरसेक्शन दिया है 4, और हमसे बोल रहा है नन ऑफ देम टीच मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता 0, और ये थे मैथ्स एंड फिजिक्स, और मैथ्स और फिजिक्स कितने पढ़ा रहे थे 2, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन P भी क्या होगा 0, ये बात आपको यहाँ से समझनी थी। अब हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाती हूँ बच्चों, तो देखो मैथ्स पढ़ने वाले कितने लोग थे, मैथ्स पढ़ने वाले 10 थे, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने थे, फिजिक्स पढ़ने वाले 9 थे, और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने थे 7, 4 थे जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन 0 था, उसकी वजह से सारों का भी इंटरसेक्शन 0 आ गया, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना था फिजिक्स और केमिस्ट्री के कितने लोग हैं, तो मैंने x मान लिया। अब अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 6, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स, विच इज़ वॉट, विच इज़ 5 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अब पूरे के पूरा टीचर मिला के कितने लोग थे, पूरे के पूरा टीचर मिला के 20 लोग थे, तो इसका मतलब ये 5 माइनस एक्स, ये इन सब को मिला के कितना आएगा, इन सब को मिला के आएगा 20। सो 5 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स आ गया 20। सो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 22।
सो दिस विल बिकम 22 माइनस एक्स. तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2. और एक्स था क्या, एक्स था वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में कॉमन हो, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन आंसर पहला वाला था. तो आंसर कितना हो गया 2, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा आंसर आ गया 2. पर अगर हम देखें सिर्फ फिजिक्स वाले कितने थे, तो सिर्फ फिजिक्स वाले थे 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 कितना आ जाता 3. सो वेरीफाई हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व वेन डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 की बात करूं अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 118 में हमसे क्या कह रहे हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इज 650. एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ए में 310 एलिमेंट्स हैं. एन ए इंटरसेक्शन भी कितना है बच्चों, एन ए इंटरसेक्शन भी 95 है. और एन बी कितना है, एन बी हमारा 190 है. और एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है, हमसे पूछा गया है. ठीक है, ओके. सो हम बात करें अगर एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो क्या हो जाएगा, एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, एन ए यूनियन बी का डैश. और ए यूनियन बी का डैश कितना हो जाएगा, ए यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी. और ए यूनियन बी कितना होता था, ए यूनियन बी कितना होता था, ए यूनियन बी होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. सो ये दिया है 650, एन ए कितना दिया है 310, ये दिया है 190 एन बी, और ए इंटरसेक्शन बी दिया है 95. सो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस विल बिकम 310 प्लस 190 माइनस 95 आई एम सॉरी. सो 310 प्लस 190 माइनस 95. अब इसका नेगेटिव साइन प्लस 650 कितना आ गया 245. सो ये हमारा आ रहा है 245 विच इज़ ऑप्शन डी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ठीक है. सो कितना आया, ये आया मेरा 245. ओके. नाउ बोल रहे हैं द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा. एक नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो इनफाइनाइट सेट. फिर यहाँ पूछ रहे हैं हमसे टू फाइनाइट सेट रेस्पेक्टिवली हैव एक्स एंड वाई एलिमेंट्स. ठीक है, अच्छा, दो सेट्स हैं, उनके एक्स वाई एलिमेंट्स हैं. द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट, तो जो सबसेट ऑफ फर्स्ट है इज 56 मोर देन सबसेट ऑफ बी. तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे, नंबर ऑफ सबसेट होते थे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. पहले वाले में x एलिमेंट है, तो 56 माइनस 2 टू द पावर y, तो 2 टू द पावर x प्लस माइनस 2 टू द पावर y कितना आ गया 56. अब ऐसे दो नंबर जिन्हें माइनस करके आ रहा हो 56, तो 56 के पास नियरेस्ट 2 का स्क्वायर क्या है 64. 64 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 56 मिले, तो 64 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे 56 मिले 8. तो 64 क्या होता है 2 टू द पावर 6 और ये होता है 2 टू द पावर 8. तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 6 और y की वैल्यू मुझे मिल गई 3. सो 3 6 एंड 3. चाहो तो इसे ऑप्शन अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने एक डिटेल मेथड ही बता दिया. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 120. क्या कह रहा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक रिलेशन है, रिलेशन r है मेरा x कॉमा y सच दैट x प्लस वाई सच दैट, ऑब्लिक लगा है पर आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, सच दैट x प्लस वाई इज 10. x जो है सेट ए में से लेना पड़ेगा, जाहिर बात है, y सेट एलिमेंट से लेना पड़ेगा, जाहिर बात है, और x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होनी चाहिए. तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, x की वैल्यू y से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. तो पहले तो भाई r बनाना सीखो. r में क्या क्या हो सकता था, ऐसे दो नंबर्स लेना है हमें 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है जिन्हें ऐड करके 10 आता हो. तो मैं ले सकती थी 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1. लेकिन हमसे बोल रहे थे
ये बन इन दो नंबर्स को ऐड करके 10 आ रहा है सबको, लेकिन हमसे बोल रहे थे हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है कि x जो है वो y से बड़ा हो। पर यहाँ पे देखो, यहाँ तो x y से छोटा है, यहाँ भी x y से छोटा है, यहाँ भी x y से छोटा है, यहाँ भी x y से छोटा है, यहाँ पे x y के इक्वल है। इसका मतलब हम ये सारे एलिमेंट्स नहीं ले सकते। सो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो सिर्फ इतना बना, जो हमारा रिलेशन है वो सिर्फ इतना बना। दिस वन इज आर रिलेशन 5 दिस। ठीक है, अब अगर ये मेरा रिलेशन हो गया तो ठीक है, रिलेशन अब हमारा बन गया है, सेटिस्फाई कर रहा है कि x प्लस वाई 10 है और x हमेशा सेट ए में से लिया है, y भी हमेशा सेट ए में से लिया है और x की वैल्यू y से बड़ी है। देखो 5 इज 5 से बड़ा, 5 से बड़ी या 5 की इक्वल, सब सेटिस्फाई हो रहा है अब हमारा। तो अब हम लिख सकते हैं इसका डोमेन और रेंज। अगर मैं r की बात करती तो ये डोमेन हो जाता, पहली वाली वैल्यूज डोमेन होती हैं, x की वैल्यूज क्या होती हैं, डोमेन, x की वैल्यू होती थी डोमेन, और ये y की वैल्यू क्या होती थी, y की वैल्यू होती है रेंज। सो दिस इज व्हाट, रेंज। लेकिन हमसे r का डोमेन नहीं पूछ रहे हैं, हमसे r इनवर्स का डोमेन पूछ रहे हैं। सो r का डोमेन था ये, वेट, अब अगर मैं r के डोमेन की बात करूं, सो डोमेन ऑफ r, डोमेन ऑफ r हो रहा था 5 6 7 8 और 9, और रेंज क्या हो रही थी, रेंज ऑफ r हो रही थी 1 2 3 4 5। पर क्वेश्चन में r का डोमेन और रेंज नहीं पूछा, r इनवर्स का डोमेन और रेंज पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा। r इनवर्स के लिए ये रेंज हो गई और ये डोमेन हो गया। तो डोमेन कितना आ गया, डोमेन आ गया 1 2 3 4 5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। r का जो डोमेन होता है r इनवर्स की रेंज होती है, r का जो रेंज होगा वो r इनवर्स की डोमेन हो जाएगा। क्लियर है ना। सो डोमेन ऑफ r था 5 6 7 8 9, तो r इनवर्स के लिए ये रेंज हो जाएगी। रेंज थी r की 1 2 3 4 5, सो ये r इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगा। सो हमारा आंसर हुआ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमसे कार्डिनल नंबर पूछ रहे हैं। कार्डिनल नंबर बड़ा ही घटिया होता था। a और b के कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, 2 4 6 8। तो अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स की बात a माइनस बी की बात करूं तो a माइनस बी कितना आ रहा है, 1 3 5 और 7 विच इज़ कितना 4। इसमें 4 एलिमेंट हैं, 3 4 5 6, तो 1 नहीं है इसमें। देखो 1 3 5 और 7, सो कितना आ गया 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने मिल गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 मिल गए। अब ऐसे समझ में नहीं आता तो मार्क कर लो, 2 था इसमें, कॉमन क्या क्या था, कॉमन देख लो, कॉमन था 2 4 6। अब ए में कौन कौन बचा, ए में अब बचा 1 3 5 और 7। कितने हैं ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज व्हाट 4। ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में है। तो सिर्फ सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 1 3 5 7। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करें फ्रॉम ए टू बी, सो फ्रॉम ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, 2 टू द पावर a मल्टीप्लाई b। तो अगर मैं पहले वाले सेट में देखूं तो 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरे वाले सेट में भी देखूं तो 2 एलिमेंट्स हैं। 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 की मैं बात करूं तो ए ये है, बी ये है, फंक्शन डिफाइन करा है एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स से एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स ही क्या होता था, वाई की वैल्यू। पूछा क्या है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज मतलब होता है वाई की वैल्यू। सो वाई की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक्स है मेरा इतना, ठीक है, 1 2 3 4। सो y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सो ये हो जाएगा मेरा 1 4 9 16।
25 हो ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू 25 है ही नहीं, ठीक है। सो 1, 4, 9 एंड 16। नेक्स्ट फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया। एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। 35% वो हैं जो सिर्फ, अच्छा ठीक है, जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। 45% वो हैं जो सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं। बाकी के कितने बचे, 35 + 45 80%। तो बाकी के जो 20% बच्चे हैं वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट और टेनिस बोथ। तो ये था क्रिकेट के लिए और ये टेनिस के लिए। तो हमसे बोल रहे हैं कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 35% थे और दोनों खेलने वाले थे 55%। तो 55% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 80% ऑफ 55, 80% ऑफ 55 इज व्हाट, 44। सो द आंसर विल बी 44। 44 स्टूडेंट्स आर दोज हु प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने में दो बातें आ जाएंगी, या तो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे या दोनों खेल रहे थे, क्रिकेट प्लस टेनिस। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर a x y z है, b a b c d है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम सेट a to b इज अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता था, फंक्शन वो होता था, फंक्शन में x की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। पर यहाँ देखो, यहाँ तो रिपीट हो रही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे z की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया, ए बी सी डी तो सेट भी है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी सही है। एक्स वाई जेड तीनों यूज भी हो गए और y की वैल्यू यहीं से मिल रही है। सो फंक्शन क्या हो गया मेरा, 126। क्वेश्चन नंबर 10, रेंज। रेंज मतलब क्या होता था, y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या दिख रही है सब में, 0। सो रेंज क्या हो गई मेरी, रेंज हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a ये है, b ये है, देन द रिलेशन r इज दिस। जो हमारा रिलेशन है वो कितना है, 2, 4 एंड 3, 6 विल बी फंक्शन फ्रॉम a to b। a to b का फंक्शन हो सकता है क्या, हाँ। तो 1 तो है ही नहीं, पर 1 को तो कहीं यूज ही नहीं किया। पर 2, 4 भी है और 3, 6 भी है। पर अगर 1 किसी के लिए इमेज नहीं है, 1 तो इसमें है ही नहीं, 1 इज नॉट अ इमेज इन रिलेशन आर। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, बोथ हो नहीं सकता, तो नॉट अ फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इनको अच्छे से लिखना चाहिए था। अगर रिलेशन आर ही फंक्शन बोल रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं क्या ये आर फंक्शन हो सकता है, तो द आंसर इज नॉट अ फंक्शन। पर फंक्शन अगर कुछ और होता और रिलेशन उसका सबसेट होता, तब हम बोल सकते थे फंक्शन a to b सही है। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे सही नहीं लग रही है। तो अगर हम ये क्वेश्चन मान के चलें कि वो ये पूछना चाह रहे थे क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। बट अगर ये रिलेशन बोलते किसी फंक्शन का सबसेट है, तो वो फंक्शन होता फ्रॉम a to b, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 128। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, अगर a 1 2 3 है, अगर a 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए होता था सारे डबलेट्स होना चाहिए। तो अगर हमारे सब इसमें देखें तो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो हाँ ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक कहता था सबका उल्टा पुल्टा भी होना चाहिए। तो देखो 2 3 है, 2 3 का उल्टा क्या होता, 3 2, पर 3 2 तो इसमें है ही नहीं, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, तो इसी वजह से इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ का सिर्फ क्या है, ये सिर्फ हमारा रिफ्लेक्सिव है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। सो अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता था सारी की सारी प्री इमेज की इमेज सेम है, तब वो कहलाता था कांस्टेंट फंक्शन। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 1। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, 2 to the power n - 1, तो 2 to the power 5 - 1 इज 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, a - c, a - c कितना हो जाएगा, 1 3 5 है, तो 1 3 5 हटा दो, तो क्या बचा, जो सिर्फ सेट a में है वो क्या है, 2, 4, और b में क्या था, 2, 4।
सो अब हम इसके कोऑर्डिनल सेट बनाएं तो क्या बनेगा 2, 2, 2, 4, 4, 2 और 4, 4। ये तो बहुत ज़्यादा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा होगा। 2, 2 5 नहीं हो सकता, विच इज़ ऑप्शन डी 2, 2, 2, 4, 4, 2। ए माइनस सी समझ लो, यहाँ पे ए माइनस सी का मतलब होता वो एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में है। तो जो सिर्फ ए में है वो क्या है 2 और 4। 1, 3, 5 तो सी में थे, ठीक है। सो 123। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेट रिलेशन फंक्शन की अच्छी कैटेगरीज के क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिए। नाउ अब हम आ जाएं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे। लास्ट कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे आ जाएं तो हम पहला थोड़े हल्के क्वेश्चन लिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे नहीं लिए। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ x मल्टीप्लाई विथ log x। तो x मल्टीप्लाई विथ log x मतलब प्रोडक्ट टूल है। प्रोडक्ट टूल क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो x इंटू 1/x प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। x से x भी कैंसिल हुआ तो आंसर मुझे क्या मिला 1 प्लस log x। ठीक है, प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल सबको कर लेना चाहिए, जिसे थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक्स पता है। ये मत छोड़ो, ये छोड़ के जाओगे तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। फिर अब हमसे पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या कहता था, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन इज दिस, x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x क्यूब माइनस x4 e टू द पावर इज e टू द पावर x, और दिस इज e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, सो इसको थोड़ा सा छोटा लिख दें गुलजार, आप बहुत बड़ा लिख दिया है। ओके ठीक है, सो अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती थी, यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ e टू द पावर x और x क्यूब। तो यहाँ बच जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, x4 का होगा 4x क्यूब, गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे बच जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ये x से x कट गया तो बचा x क्यूब 4 माइनस एक्स की पावर e टू द पावर x। तो x क्यूब 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय e टू द पावर x, 4 माइनस एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स बाय ex, विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन टूल होता था। फिर होता था पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन याद आ रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो y का डिफरेंशिएशन कर दो। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया। सो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, फास्ट बता रही हूँ। पहले y ले लेते थे, फिर दोनों साइड log ले लेते थे, log लेने के बाद log की आइडेंटिटी लग जाती थी, तो ये हो जाएगा x इंटू log x। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सो 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट टू लग जाता तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या थी x टू द पावर x। सो आंसर मिलता है x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये चाहो तो याद भी कर सकते हो, इसको फर्दर सॉल्व करते तो लिख सकते थे x टू द पावर x log x e, क्योंकि 1 होता है log 10 विथ बेस 10 या log e विथ बेस e। सो या तो ये आंसर होता या तो ये आंसर होता, दोनों फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन क्या करते थे, पहले तो हमें दिख रहा है दोनों चीज़ें दिख रही हैं, एक हमें दिख रहा है अलजेब्रिक फंक्शन और एक हमें दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा होता था आई लेट ई को हमेशा लास्ट फंक्शन मांगते थे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाता, तो 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमें दिख रहा है कुछ भी नहीं,
ऑप्शन मिस प्रिंट है मे बी ना, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स. ऑप्शन आर मिसप्रिंट आई गेस. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. फर्स्ट फंक्शन, हाँ सही है सब, ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 137. क्वेश्चन नंबर 138 ट्रिक है सब. कभी भी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाय एक्स टू द पावर एन प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो हमें दिख रहा है 8 माइनस 2/2 6/2 6/2 कितना हो जाएगा 3, विच इज़ दिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138. क्वेश्चन नंबर 139 इंटीग्रेशन में पढ़ते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता था ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो मैं देखूं तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे. लिमिट कितनी है 1 से 2, तो सबसे पहले लिमिट 2 रखते हैं. सो हो जाएगा ई टू द पावर 2/2 माइनस ई टू द पावर 1/1. सो दिस विल बी ई कॉमन ले लो, e/2 माइनस 1 विच इज़ ऑप्शन ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139. अगर क्वेश्चन नंबर 140 की बात करूँ तो मैं पूछ रहा है द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज दिस, द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब होगी, तो मिनिमम के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती थी, मार्जिनल कॉस्ट होती थी कॉस्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन. सो जो हमारे पास ये कॉस्ट फंक्शन है इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे. 500 माइनस 2x प्लस 500 माइनस 20x स्क्वायर, 500 माइनस 20x स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइड बाई 3. तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 40x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3. सो मार्जिनल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई मेरे पास माइनस 40x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3. मार्जिनल कॉस्ट आ गई, पर हमें तो फाइंड करना है, माइनस 40 प्लस माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, पर हमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं चाहिए था, हमें मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट चाहिए थी. तो अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा. तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस 42x. इसको अब मिनिमम कॉस्ट के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे. सो माइनस 40 प्लस 2x इज 0. सो 40 इज इक्वल्स टू 2x. तो x की वैल्यू आ गई मेरी 20. सो x की किस वैल्यू पर मुझे मिल रही है मिनिमम कॉस्ट, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 20. सो द आंसर इज 20. अरे पर ऑप्शन में 20 नहीं दिया, अरे यार 40 का 40x एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3. फिर उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किया तो 40x का 40x स्क्वायर का 2x. सही है, ऑप्शन में स्प्रिंट होंगे. सो हमारा आंसर इज व्हाट, ग्रेस. ऐसे 2-4 गलत आ जाए तुम लोगों के. सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. तो ऐसे हमने 140 क्वेश्चन टॉप बिजनेस मैथमेटिक्स के सॉल्व करे हैं, जिसमें लास्ट के सेशन में हमने देखे थे मतलब पूरे ओवरऑल हम बात करें तो पूरे 8 चैप्टर्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं. सो दिस इज़ इट अबाउट बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ आप लोग मॉक टेस्ट अच्छे से दो, LR का मैराथन होने वाला है. मैथ्स में ये बातें याद रखो कि मैथ्स में डरने से कुछ नहीं होगा. मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो मैथ्स में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5 and obviously for your examinations. Have a good day guys. Bye bye. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें. APT एजुकेटिंग इंडिया.